गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना आज नया टॉपिक होगा यानी सैलिनिटी। सैलिनिटी यानी लवणता। लवणता किस प्रकार से महासागरों के अंदर लवणता किस प्रकार लवणीय जल पाया जाता है, कहाँ कहाँ लवणता अधिक मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, कारण क्या है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, ये सारे आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नया टॉपिक है अपना सैलिनिटी या लवणता। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, लवणता की डेफिनेशन क्या है। सागरीय जल में घुले हुए लवण की मात्रा के भार को सागरीय जल में घुले हुए लवण की मात्रा के भार को सागरीय लवणता कहा जाता है। अब लवणता का जो मेजरमेंट करते हैं अपने, लवणता यानी इसका जो मापन किया जाता है, मापन करते हैं अपने ग्राम प्रति हजार में। ये अपने को ध्यान रखना है, ग्राम प्रति हजार के अंदर इसका मापन करते हैं। ग्राम जो यूनिट को शो करते हैं अपने को ग्राम प्रति हजार, और इसका जो सिंबल होता है ग्राम प्रति हजार का, और इसको अदर भी बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी थाउजेंड का मतलब यानी 1000 ग्राम जल के अंदर कितना लवण है, उसी को क्या बोलेंगे अपने सागरीय लवणता। यानी इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, 1000 ग्राम जल में घुले लवण की मात्रा, लवण की मात्रा लवणता कहलाती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना अपने को, ग्राम प्रति हजार में, ये प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत का निशान तो ये होगा, लेकिन इसको कब बोलते हैं, ग्राम प्रति हजार। तो ये अपना सिंबल रहेगा, इसको इस टाइप में शो कर सकते हैं, ग्राम पर थाउजेंड, और उसके बाद पार्ट्स पर थाउजेंड, ये अपनी इस प्रकार से कर लिख सकते हैं, ग्राम प्रति हजार, और इसके बाद पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी इस पर पीपीटी फुल फॉर्म क्या सकती है, पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो अपने पार्ट्स पर थाउजेंड क्या है, सैलिनिटी को मेजरमेंट करने का जो सिंबल है, इसको अपने कहते हैं लवणता। अब अपने आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो क्या हुआ, अब सैलिनिटी के लिए मेजरमेंट करने के लिए 1884 की बात में 1884 में एक नार नाम का वैज्ञानिक था। उसने क्या किया, पूरे चैलेंजर अभियान के दौरान पूरे महासागरों का रिसर्च किया। तो उसने 47 टाइप के मिनरल्स खोजे, और उसमें 7 मुख्य प्रकार के थे। वो किस प्रकार से हैं वो अपन देखें। 1784 में डिटमार ने चैलेंजर अभियान के दौरान कुल 47 प्रकार के लवणों का अध्ययन किया, जिसमें से 7 मुख्य प्रकार के हैं। यानी 7 मुख्य प्रकार के हैं, जो कौन कौन से हैं उसके अपन देखते हैं। सबसे पहला आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद 3 नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के बाद दूसरा आता है अपने कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के बाद 5 नंबर पर आएगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और 6 नंबर पर आएगा यही कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद 7 नंबर पे आएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इनकी सीक्वेंस सबसे पहले याद होनी चाहिए अपने को। तो सब देखो, पहले 3 क्या है, क्लोराइड क्लोराइड के, फिर 3 सल्फेट के हैं, फिर कार्बोनेट ब्रोमाइड। तो हमने को याद करना है, पहले 2 क्लोराइड के फिर 3 सल्फेट के, तो याद हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपने इसको इस प्रकार से लिखे, अपने सिंबल के अकॉर्डिंग लिखें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लिखेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट KSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इनका परसेंटेज देखें कितना है। ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये परसेंटेज याद नहीं है तो ये सीक्वेंस भी याद अपने को अच्छी तरह से नहीं होगा। ये है लगभग 77.8%, यानी सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो महासागरीय जल में क्या मिलता है अपने को, कहीं सोडियम क्लोराइड। 77.8 के बाद 10 पॉइंट में 9% मिलता है अपने को मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर ये याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पर 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6, 7, तो बीच में क्या लगा दो इनके पॉइंट। स्टार्ट यहाँ से करना है, 2 3 4 5 6 7, तो 4.7, 3.6, 2.5 और उसके बाद ये हो जाएगा अपने पास 0.3 और 0.2। इसके सामने अपने प्रतिशत का निशान, यानी ये टोटल कितना हो गया 100%। तो इसको याद करना अपने को, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर 3 सल्फेट वाले, मैग्नीशियम से स्टार्ट कर देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और फिर पोटेशियम सल्फेट। यहाँ तक खत्म हुआ 3 सल्फेट, फिर कार्बोनेट वाला आएगा, तो इसके जस्ट ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो 77.8, 10.9, फिर यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और 0.3 और 0.2, टोटल कितना हो गया 100%। टोटल सैलिनिटी अपने बात करें इस प्रकार से पाए जाते हैं। 7 मुख्य प्रकार के जो लवण हैं जो अपने का 100% है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बच्चों, अगर पूछा जाए महासागरों की औसत लवणता, औसत जो लवणता है यानी एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन की अपनी एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो ये है 35 ग्राम प्रति हज़ार। 35 ग्राम प्रति हज़ार में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम प्रति हज़ार, 35 ग्राम प्रति हज़ार के अंदर। तो अपने को इसी सिंबल में रखना है, 35 ग्राम प्रति हज़ार में महासागरों की क्या है औसत लवण। अब आपके दिमाग में आ होगा कि इन महासागरों में लवणता आती कैसे, ये इतने खारे क्यों हैं? तो इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, अपना पृथ्वी की सतह होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं महासागरों में लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी की सतह है।
इस सतह से क्या नदियां, नहरें, पवने, ज्वालामुखी पदार्थ, सागरों में जमा हो जाते हैं और लवणता बढ़ती। तो महासागरों की लवणता का अगर आपसे मुख्य स्रोत पूछा जाए तो अपने बताएंगे पृथ्वी की सतह। यानी पृथ्वी की सतह से सारे के सारे जितने भी सलाइन, जितना भी सैलिनिटी है, जो साल्ट है, वो सारा का सारा कहाँ पर ओशन में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो नदियाँ, नहरें, ये पवनी, ये सारे सारा महासागरों में अपना जो नमक की मात्रा को ली जाती है। इससे ओशन की क्या होती है, सैलिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने पढ़ते हैं सागरों की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो सागरों की लवणता को प्रभावित करते हैं। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तापमान। टेम्परेचर इफेक्ट करता है नहीं करता, किसको, सैलिनिटी को। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं तापमान प्रभावित करता है। यानी तापमान और सैलिनिटी में कैसा डिफरेंस पाया जाता है, अपने कहेंगे लवणता। यानी अपने कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, तापमान और लवणता में सीधा संबंध पाया जाता है। लवणता सीधा संबंध, यानी अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। अगर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो सैलिनिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो जो लवणता है, लवणता की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, लवणता की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अपने देखें जो कर्क रेखा व मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, देखो ये जो पृथ्वी है, ये अपनी कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और ये कौन सी, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के पास तापमान क्या होता है, अधिक, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। अगर तापमान अगर अधिक है तो यहाँ पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा तो लवणता या जो सैलिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपने को पता लगा कि तापमान और लवणता में कैसा संबंध पाया जाता है, यानी अपने कहेंगे सीधा संबंध, समानुपाती संबंध होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि सागरीय सतह में क्या होगा, ये देखो ये पानी, जैसे क्या हुआ, तापमान बढ़ा और तापमान बढ़ा तो यहाँ पर जो क्या होगा, जो फ्रेश वाटर था, फ्रेश वाटर को जैसे तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तो ये वेपोराइजेशन होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो शुद्ध पानी कहाँ चला गया, ऊपर बच गया। तो यहाँ पर जो बची, जो लवणता की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अपनी इस बात को कह सकते हैं, तो तापमान और लवणता में देखा आपने कैसा संबंध, सीधा संबंध। तापमान बढ़ेगा तो लवणता बढ़ेगी। कर्क और मकर रेखा के पास क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होता तो लवणता की मात्रा क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी। तो तापमान लवणता को प्रभावित करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं।
दूसरा फैक्टर देख रहे हैं, वर्षा प्रभावित करती है नहीं करती, रेनफॉल। दूसरा फैक्टर अपने पास रेनफॉल इफेक्ट करती है नहीं करती। अब देखो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के बावजूद भी, अधिक होने के बावजूद भी, यानी भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के बावजूद भी लवणता अधिक कहाँ मिलती है? लवणता अधिक कर्क रेखा व मकर रेखा के पास, कर्क व मकर रेखा के पास मिलती। आप लोग इस बात के भी जानते हैं कि ये अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ में ये कौन सी लाइन? इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा, और ये कौन सी है? मकर रेखा। 21 मार्च को सूर्य सीधा शाइन करता है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तापमान अधिक होगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून, फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को वापस, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को यहाँ पर। तो इस प्रकार से साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 बार सीधा चमक रहा है कहाँ पर? भूमध्य रेखा। तो तापमान तो अधिक है, देखो तापमान तो अधिक है, होने के बावजूद भी लवणता अधिक, बावजूद भी लवणता अधिक कर्क रेखा और मकर रेखा पर, यहाँ पर लवणता अधिक मिलती और यहाँ पर कम मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन क्या होना? वर्षा होना। प्रतिदिन वर्षा होना, वर्षा होना तो क्या आएगा? शुद्ध जल आएगा, शुद्ध जल आएगा, और शुद्ध जल आएगा तो लवणता क्या पाई जाएगी? कम, लवणता कम। तो ये कारण है, ये कारण है कि यानी यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी तापमान अधिक होने के बावजूद यहाँ पर वर्षा क्या होती है? अधिक। वर्षा अधिक होगी तो लवणता क्या होगी? कम होगी। तो भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के बावजूद भी लवणता कहाँ मिलती है ज़्यादा? कर्क रेखा और मकर रेखा पर। तो कारण क्या है? कारण ये है कि भूमध्य रेखा पर क्या होती है? प्रतिदिन क्या होती है? वर्षा होती है। इससे कारण यहाँ पर लवणता कम पाई जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बजाय। इसको भी अपने ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान होने के बजाय लवणता कम पाए जाने का कारण क्या है? तो अपने कहेंगे प्रतिदिन क्या होना? यहाँ पर वर्षा होना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। वर्षा के बाद अपनी तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं, नदियां प्रभावित करती हैं या नहीं करती। 3 नंबर पर नदियां। रिवर्स इफेक्ट करती है या नहीं करती। इसमें देखिए नदियों की मुहानों पर, नदियों के मुहानों पर लवणता कम पाई जाती है। नदियों के मुहानों पर लवणता कम पाई जाती है क्योंकि स्थल भाग से शुद्ध जल नदियां समुद्र में डालती। यानी जहाँ जहाँ नदियाँ अपना जल डालेगी वहाँ वहाँ लवणता क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। तो यही बात है, नदियों के मुहानों पर, मुहाना यानी नदी ये जा रही है, ये नदी जैसे क्या डालेगी अपने समुद्र में अपना जो जल डालेगी, तो ये वाला जो समुद्र वाला जो एरिया होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या होगी? लवणता क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। लवणता क्या मिलेगी? कम मिलेगी। कारण क्या है कि नदियाँ के मुहानों पर लवणता कम पाई जाती है क्योंकि स्थल भाग से जो नदियाँ शुद्ध जल लेके आती हैं वो कहाँ डालती है? समुद्र में डालती हैं। तो नदियों के मुहानों पर अपने को लवणता क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ऐसा एग्जाम्पल है कैस्पियन सागर में, सागर में लवणता कम होने का
होने का जो कारण है ये ही है कि शुद्ध जल नदियों द्वारा डाला जाता है। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि कैस्पियन सागर में लवणता कम होने का कारण क्या है? तो नदियां शुद्ध जल क्या डालती हैं, उसमें डालती हैं। तो ये नदियां भी क्या करती हैं, लवणता को प्रभावित करती हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपने 4 नंबर की बात करते हैं। चार महासागरीय पवनें। महासागरीय पवनें प्रभावित, धाराएं प्रभावित, पवनें नहीं धाराएं लिखी, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं प्रभावित करती है नहीं करती? कैसे करती हैं? देखो आपने पढ़ेंगे, जैसे ये क्या है, साउथ अमेरिका और ये कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर देखा जाए ये अफ्रीका रह गया इधर, और इधर क्या रह गया, यूरोप। ये वाली लाइन कौन सी, इक्वेटर है। यहाँ से जो धाराएं चलती है कौन सी, यहाँ से ये कौन सी धारा, अपने कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये कैसी है, गर्म धारा। कैसी है, गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम विश्व की सबसे कौन सी, गर्म धारा। अब यहाँ से जो उत्तरी ध्रुवों से, यहाँ से क्या आएगा, ठंडा जल आएगा। यहाँ से जो ठंडा जल आएगा कौन सा, इसको बोलते हैं अपने लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर। इसको डिटेल स्टडी पढ़नी है अपने को, नेक्स्ट टॉपिक अपना यही होगा, महासागरीय धाराएं। तो गर्म जो जल जाएगा, गर्म जल जाएगा, वो वहाँ की सैलिनिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तापमान को बढ़ाएगा। और ये जो नॉर्थ पोल से जो वाटर आएगा, यानी ठंडा जल आएगा, क्यों, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होंगी, तो यहाँ से जो ठंडा जल आएगा वो कैसा होगा, शुद्ध जल होगा। तो ठंडी जो धाराएं हैं वो सैलिनिटी को क्या करती है, अपने कहेंगे डिक्रीज करती है, और जो गर्म धाराएं वो सैलिनिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती हैं। तो ये भी बात लिख सकते हैं, महासागरीय धाराएं प्रभावित करती है या नहीं करती। गर्म महासागरीय धाराएं लवणता को बढ़ाती, यानी क्या करती है, इंक्रीज करती। और जो ठंडी महासागरीय धाराएं क्या करती हैं, लवणता को क्या करती हैं, कम करती हैं। तो महासागरीय धाराएं भी क्या करती हैं, लवणता को प्रभावित करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद वायुदाब और पवनी है जो प्रभावित करती है नहीं करती। वायुदाब पवनी भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब देखो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले जो अपने फैक्टर हैं ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर इसका डिवाइडेशन करते हैं अपने, स्क्रीनशॉट लीजिए। महासागरीय लवणता का वितरण। महासागरीय लवणता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशनिक सैलिनिटी। महासागरीय लवणता के वितरण को अपने दो प्रकार में विभाजित करते हैं। सबसे पहले क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद अपनी पढ़ेंगे 2 नंबर पर ऊर्ध्वाधर, अपने इसको कहें अपने लंबवत वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओशियन सैलिनिटी को अपने 2 प्रकार में डिवाइडेशन करने पड़ेंगे। क्षैतिज सैलिनिटी,
क्षैतिज का मतलब अपने कहाँ जाना है, ये एक भूमध्य रेखा से सीधी अपने को कहाँ जाना है, पोलर वाले की ओर। और जो ऊर्ध्वाधर वितरण पड़ेंगे, लंबवत वितरण अपने सरफेस से, यानी ओशन की जो सरफेस होगी, इस सरफेस को अपने को कहाँ जाना है, अपने को डेप्थ में जाना है, यानी कहाँ जाना है, गहराई में। तो आप समझ गए होंगे कि अपने जो क्षैतिज वितरण पढ़ना है वो तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या जाना है, और ना सरफेस पर, सरफेस की सैलिनिटी देखनी। और जो ऊर्ध्वाधर यानी जो लंबवत वितरण होगा, वर्टिकल होगा, तो ओशन की सैलिनिटी से अपने को कहाँ जाना है, अपने को डेप्थ में जाना है, समुद्र की गहराई में उतरना है। तो ये होगा लंबवत वितरण और ये कौन सा, क्षैतिज वितरण। ये स्टूडेंट अपने कल की क्लास में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट इस चैनल को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को भेजिए, आप शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मेरा उत्साह बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सकूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।